आदाब, मैं डॉक्टर हशमत हबीब आप लोगों को आज की क्लास में खैर मकदम करता हूँ। चूंकि पिछले 2 क्लासेस में हमने एंथ्रोपोलॉजी और रिसर्च मेथड्स के बारे में बात की, आज हम उसी मेथड्स को, उन्हीं रिसर्च मेथड्स को और उसी एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप को आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो ब्लॉक 2 में होगा और हमारा जो यूनिट होगा, फर्स्ट यूनिट जो इसका है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। पिछले क्लासेस में हमने बात की थी पहले कि डेफिनेशन एंथ्रोपोलॉजी की क्या है, उसके बाद हमने कोशिश की कि स्कोप जानने की कोशिश करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का हम स्कोप कहां-कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने कोशिश की कि हम फील्ड्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करें, जहां पे हमने 4 मेजर ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की। उसके बाद हमने जो कल का क्लास किया था, उसमें हमने बात की थी कि हम एंथ्रोपोलॉजी को जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ कैसे जोड़ सकते हैं। जहां पे हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की अलग बातें की, उसके बाद हमने सोशल एंथ्रोपोलॉजी के बाद बात की, उसके बाद हमने आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात की और लास्ट में हमने लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी की बात की। और ये चारों सब्जेक्ट्स हमने बहुत अलग-अलग डेफिनेशंस के साथ, अलग-अलग डोमेन्स के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश की। जहां पे हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जेनेटिक्स के साथ बात की, हमने ऑस्टियोलॉजी के साथ बात की, पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के साथ बात की, इसी तरीके से हमने सोशियोलॉजी के साथ बात की, हमने ज्योग्राफी के साथ बात की, हमने जियोलॉजी के साथ बात की, हमने केमिस्ट्री के साथ, हमने फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ बात की। ये सारी चीजें हमने कल तक पढ़ ली है और आज का हमारा दूसरा ब्लॉक स्टार्ट होता है और इस ब्लॉक में हम कोशिश करेंगे ओरिजिन क्या है इस एंथ्रोपोलॉजी का, वजूद में कैसे आया है और इसके बाद इसकी आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट कैसे हुई, किस हिसाब से एक डिसिप्लिन के नाम से सामने आया, किस हिसाब से हमारे पास एक वेल वर्स्ड सब्जेक्ट सामने आया, इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। इसका जो इब्तिदाई तारीख थी वो कैसे हुई, किस हिसाब से एज अ सब्जेक्ट वो डोमेन में आया, ये हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की, इस और डेवलपमेंट की, इस हमारे एंथ्रोपोलॉजी की। और जब भी हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये आया कहां से, देखिए हम पहले से ही बता चुके हैं कि इंसान का जो एक तरीकेकार था समझने का, अपने दूसरे लोगों को, अपने दूसरे हमसायों को, हमसे दूसरे कॉन्टिनेंटल लोगों को समझने से हमें पता लगता था कि यार ये लोग डिफरेंट वेरिएशन स्कीम दिखाते हैं, क्या मसला ऐसा है कि हम लोगों को डिफरेंट तरीके से नहीं पढ़ पा रहे, क्या मसला ऐसा आ रहा है कि हम लोगों को एक समय में क्यों नहीं समझ पा रहे थे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस उठ रहे थे, कुछ ऐसे सवाल उठ रहे थे जहां पे हम क्या कहते थे, जैसे हम बोल रहे थे कि ये दुनिया कहां से बनी, तो कुछ मिथ्स ऐसे बनती थी, कुछ ऐसे कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज सामने आते थे जहां पे लोग समझाने की कोशिश करते थे, नहीं यार हम यहाँ से आए हैं, हम वहां से आए हैं, हम इस ग्रह से आए हैं, हम पहले से ही यहाँ पे इंसान की तरह थे। तो जो बाकी लोग थे, उतना रीजनिंग पावर हमारे पास नहीं था, हम उन चीजों को क्वेश्चनाइज नहीं कर पाते थे, हम उन सवालों को जवाब नहीं दे पाते थे। हाँ, जो जवाब हम देते थे वो आता था कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज से, वो आता था कुछ मिथ्स से। जैसे हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, हम समझते थे कि यार अगर हम पर्टिकुलर एक सोसाइटी में रहते हैं और ये सोसाइटी आई है एक पर्टिकुलर पेड़ से, इस पेड़ से जैसे हम टोटेमिज्म के नाम से जानते हैं, एक इस पर्टिकुलर पेड़ से हम जने हैं और इसी पेड़ से हम यहीं पे जिंदगी गुजारेंगे, तो यही हमारे पूर्वज है। तो कोई क्वेश्चन नहीं उठता था, कोई ऐसी रीजनिंग नहीं उठती थी कैसे ये हो सकता है, क्या वजह है हम डिफरेंट है। तो एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट हुआ था, एक ऐसा आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट क्रिएट हुआ था जहां पे हम लोगों को समझने की कोशिश करते थे कि ये मिथ्स के साथ ही हम जवाब दे पा रहे हैं, इन्हीं कॉस्मोलॉजिकल आइडिया से ही समझ लेने पे या जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। और ये बहुत समय बाद ऐसा हुआ जब लोगों ने बाकी सब्जेक्ट्स क्रिएट किए थे, जैसे हमने ऑलरेडी बायोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल कांसेप्ट्स ऑलरेडी क्रिएट किए थे, या बाकी साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद या हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम ये ऑलरेडी कर चुके थे, उसके बाद लोगों को समझ आया कि हमें अपने आप को भी पढ़ना चाहिए, वी शुड लर्न आवरसेल्व्स आल्सो, हमें अपने बारे में भी जानने की कोशिश करनी चाहिए, जहां पे हम अपने पूर्वजों के बारे में बात करें, जहां पे हम अपने
नॉर्मल लाइफस्टाइल्स की बात करें, जहां पे हम अपने क्या कहते हैं समाजी इक़्तिदार की बात करें, जहां पे हम अपने सोसाइटीज की बात करें या कल्चर की बात करें, ये सारी चीजें हम कोशिश करते थे कि किस हिसाब से जाए, ये हम इन मिथ्स से अलग होके, ये जो मिथोलॉजिकल कंसेप्ट्स हमारे सामने आए थे, या ये सारी चीजें जो हम मिथ से इनको आंसर करते थे, कॉस्मोलॉजिकल आइडियाज से हम जो आंसर्स कर रहे थे, यहां से हम बाहर निकल के एक रीजनिंग पावर में पढ़ सकें, एक साइंटिफिक तरीके से इंसान को पढ़ने की कोशिश करें। ये हमारा असल में अतीत था, और जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया था कि हमारा जो ये जो कंसेप्ट था एंथ्रोपोलॉजी का, ये जो कंसेप्ट था, ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली जब हेरोडोटस की हमने बात की थी, एरिस्टोटल की हमने बात की, ये किस हिसाब से फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोगों को पढ़ने की कोशिश की, किस हिसाब से फिर हमने देखा सोशियोलॉजिकल टर्म्स में, फिर देखा हमने सोशियोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आ गई थी। फिर 16th सेंचुरी में हमने जब देखा कि यूरोपियन कंट्रीज में क्या हुआ, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, एक जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग थी उसमें चेंज आई, उन लोगों के रीजनिंग पावर्स में चेंज आई, वो जो जियोपॉलिटिकल आइडियाज थे, वो जो जियोपॉलिटिकल थिंकिंग पैटर्न्स थे, या उन्होंने जो जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएट की थी, उनको वो और एक्सपेंड करते गए। उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने ट्रेड किया। जब वो यूरोपियन कंट्रीज बाकी रेस्ट ऑफ द मुल्कों में चले गए, उन्होंने बाकी मुल्कों को पढ़ने की कोशिश की। वो जो कंसेप्ट क्रिएट हुआ कि यार हमें वहां पे भी ट्रेड करने जाना है, हमें यहाँ पे भी ट्रैवल करने जाना है, और जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता एक जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज जो थी वो और बाहर चली गई, वो और आगे चली गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनकी इंटाइटी में अंदर आ गए। इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को जानने की कोशिश की, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों को और ज्यादा डिटेल से पढ़ने की कोशिश की, या इन लोगों ने कभी कभार ऐसा भी सोचा कि एक ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि जो सोशल ऑर्डर है, जो हमारे पास हम आजकल के सोशल ऑर्डर में जो देख रहे हैं, या जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, इससे भी ज्यादा कुछ और है, कुछ और भी इससे क्या कहते हैं, या जो हमारे सोसाइटी से भी बाहर कुछ और सोसाइटीज है, या जो सोसाइटी हमने बताया था कि ये डिवाइन एक पावर है, ये किसी ऊपर वाले ने बनाया है, किसी डिवाइन पावर ने इसको क्रिएट किया है, और फिर जाके हम इसी चीज को और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने फिर इसको डिवाइन पावर से हटा के बोला कि नहीं, ये एक ह्यूमन एक्शन है, ये इंसान की वजह से ये सोसाइटी बनती है। अगर हम सोसाइटीज को नॉर्मल तरीके से देखें, इन दिनों उनका एक कंसेप्ट ऐसा था कि डिवाइन पावर्स की वजह से, कुछ मिथोलॉजिकल कंसेप्ट्स की वजह से इन्होंने सोचा था कि यार ये सोसाइटीज पहले ऐसे बन चुकी थी, सोसाइटी डिवाइन पावर्स से बनी है, या हम इस सोसाइटी में रह चुके हैं, हम इसी हिसाब से आगे जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर जब इन्होंने बाकी एरियाज को एक्सप्लोर किया, जब इन्होंने बाकी एरियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तब जाके इन लोगों को पता चला कि नहीं, ये हमारा एक डिवाइन क्रिएशन नहीं है, जो सोसाइटी है ये ह्यूमन क्रिएशन है, और ह्यूमंस ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म की सोसाइटीज क्रिएट करते हैं, ह्यूमंस ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के कल्चर्स क्रिएट करते हैं। और इसी से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन की वजह से जो कंसेप्ट क्रिएट हुआ, जब हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं या अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, उसके बाद ये कंसेप्ट उठा कि यार ये जो सोशल ऑर्डर होता है हमारी सोसाइटीज में, जो ये एक स्ट्रैटिफिकेशन या ऑर्डरिफिकेशन होती है, या स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का होता है, ये स्ट्रक्चर असल में डिवाइन पावर से नहीं बना है, ये असल में बना है ह्यूमन इंटरवेंशंस के साथ, ये असल में बना है इंसानों की वजह से। और इंसान एक पर्टिकुलर सोसाइटी में एक पर्टिकुलर जगह पे रहने से पर्टिकुलर तरीके से अपने कल्चर को अंजाम देता है, अपने हिसाब से वो सामने लेके आता है। तो एक ऐसा कंसेप्ट उठा, द एज ऑफ रीजनिंग एंड बिगिनिंग्स ऑफ द साइंस ऑफ यूरोप। जब साइंटिफिक नॉलेज क्रिएट हुई, जब एक रीजनिंग क्रिएट हुई कि हर एक चीज को क्वेश्चनाइज किया करता था, हर एक चीज को एक रेनेसांस नाम से आपने सुना होगा, तो एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट उठा कि कुछ एक्सप्लोर और करना चाहिए, हमें कुछ और एक्सपोजर चाहिए। तो एक ऐसा डोमेन बना जहां पे कुछ ऐसे जो ये बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चले गए। इन्होंने यूरोपियंस ने कुछ ऐसा रियलाइज किया कि जो सोसाइटीज है, जो पीपल है, जो हम बाकी एरियाज में देख रहे हैं, बाकी वैरायटीज में हमारे पास जो अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग अफ्रीका में गए होंगे, ये लोग एशियाज में गए होंगे, तो इन्होंने देखा होगा कि बाकी एरियाज में डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल कॉनोटेशंस है, डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चरल इंटीग्रिटीज है, और वो चीज को पढ़ने के लिए, वो चीजों को समझने के लिए इन लोगों ने कोशिश की कि यार हमने जो
हमने जो एक सोशल ऑर्डर क्रिएट किया था कि नहीं हम ही सबसे ऊपर वाले हैं या हम वी आर दोज हाईएस्ट पीपल, ऐसा कुछ क्रिएट जो किया गया था या ऐसा कुछ जो डिवाइन पावर्स में इसमें लिए गए थे, वो इन लोगों ने चेंज करने की कोशिश की। और यही एक्सपोजर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जो एक्सपोजर इनको बाकी एरियाओं से मिला था, जहां पे डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स थे, जहां पे डिफरेंट फोक वेज थे, जहां पे डिफरेंट कस्टम्स थे। तो इन लोगों को लगा कि नहीं, इट्स अ ह्यूमन इंटरवेंशन, ये ह्यूमंस की वजह से सारी चीजें होती रहती है, ये ह्यूमंस होते हैं जो ये सारी चीजें चेंज कर पाते हैं, ह्यूमंस की वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें डार्विन की या वेल्स की, जब भी हम सोशल थ्योरी से पहले मैं जब बात करता हूं कि जब भी हमारे पास एक एक कंसेप्ट ऐसा उठा कि यार यहाँ पे हम सोशल जो इंटीग्रिटीज हैं ये ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से हुए, तो इससे पहले पहले कि डार्विन और भी अभी नहीं आए थे, अभी हमारे पास वेल्स ने भी कुछ कंसेप्ट नहीं दिया था ह्यूमन इवोल्यूशन की या सोशल इवोल्यूशन की, तो हमारे पास कुछ फ्रेंच इवोल्यूशनिस्ट्स थे या फ्रेंच थिंकर्स थे, या जिनको हम कभी कभार फ्रेंच फिलोसफर्स या एनलाइटमेंट स्कॉटिश फिलोसफर्स भी हमारे पास थे, जिन्होंने एक ऐसी एंगलाइज किया, एक चेंज क्रिएट करने की कोशिश की कि जो भी हमारे पास सोशल इवोल्यूशन हुआ है ये सोसाइटी में ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, ये डिवाइन की वजह से नहीं हो रहा है, ये हमारे पास क्या बोल रहे हैं ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से हुआ था। ये सोशल इवोल्यूशन को इन लोगों ने जो कंसेप्चुअलाइज किया, ये जो स्कॉटिश हमारे पास फिलोसफर्स थे या हमारे पास फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे या सॉरी फ्रेंच थिंकर्स थे, इन लोगों ने एक ऐसा एनलाइटमेंट क्राइटेरिया क्रिएट किया जहां पे इन लोगों ने समझाने की कोशिश की कि ये जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, ये जो हमारे पास डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशंस देखने को मिलती हैं सोसाइटीज में, ये सारी चीजें असल में डिफरेंसेस देखने को जो मिल रही है, ये सारी चीजें ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से हो रही है। ये ह्यूमन कंसेप्चुअलाइज करते, ये ह्यूमंस ही अपने हिसाब से कर रहे हैं रादर देन डिवाइन। और जो यूरोपियन थिंकर्स थे, इन्होंने फिर इसी चीज को पास्ट के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की। इन्होंने ही अपने इस क्या बोल रहे हैं इस कंसेप्चुअलाइज को इन्होंने बोला कि ह्यूमंस ही असल में इस सोसाइटी को डेवलप करते हैं। और यूरोपियन ने इसमें इस चीज को एक डिफरेंट इथनोसेंट्रिक अप्रोच के साथ इस्तेमाल किया। इथनोसेंट्रिक अप्रोच एक ऐसा अप्रोच होता है जहां पे हम अपनी सोसाइटी को हायर अथॉरिटी पे देखते हैं और बाकी सोसाइटीज को लोअर अथॉरिटीज में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मैं इंडिया का हूं, तो इंडिया एक हायर स्टडीज एक हायर स्टैंडर्ड में रखता है कल्चर के हिसाब से, रादर देन आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर कंट्री। अगर मैं किसी दूसरी कंट्री का नाम लूं, या अगर मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली का हूं और दिल्ली जाके मैं बोल रहा नहीं आई एम फ्रॉम ए गुड वेल सिविलाइज्ड कल्चर, रादर देन टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट कल्चर्स। तो जब आप एक कल्चर को ज्यादा अहमियत दे रहे हो और बोल रहे हो ये ज्यादा सुपर पावर है या इसमें ज्यादा अच्छे कैटेगरीज की चीजें हैं, रादर देन द अदर थिंग दैट्स कॉल्ड इथनोसेंट्रिक अप्रोच। और ये इथनोसेंट्रिक अप्रोच हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इथनोसेंट्रिक अप्रोच के साथ किसी भी चीज में जा रहे हैं या हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, हमारा जो रिसर्च होगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, वो अच्छा रिसर्च सामने नहीं आएगा। क्योंकि जो इथनोसेंट्रिक अप्रोच था असल में ये वजूद ही था जब यूरोपियंस ने अपनी एंथ्रोपोलॉजी को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन लोगों ने सोचा कि जो हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर ऑलरेडी अपडेट हुआ है, हमारा कल्चर ऑलरेडी आगे पहुंच चुका है, रादर देन जो बाकी रेस्ट ऑफ द पेरिफेरल एरियाज में कल्चर्स हैं, रेस्ट ऑफ द पेरिफेरल जगहों पे जो कल्चर्स हैं, वो कल्चर अभी नीचे ही है। और इसी की वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता ईवी टेलर ने इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी स्टार्ट की। और इवोल्यूशनिज्म में लोगों ने समझाने की कोशिश की कि हमारी जो सोसाइटीज होती है, हमारे जो कल्चर्स होते हैं, ये एक सिंपल लाइन की थ्रू जाते हैं। जिस तरीके से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हमारे पास होता है फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप टू अनदर स्टेप टू अनदर स्टेप, एक लैडर की तरफ से आगे आगे जा रहा है, इसी तरीके से हर एक सोसाइटी को भी प्रॉपर डिफिनिशन के साथ, प्रॉपर तरीके के साथ अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्टेप्स ऑफ दोज लीडर्स कंप्लीट करना पड़ता है और आगे जाने पड़ता है। तो इन्होंने कुछ कंसेप्चुअलाइज किया। हमारे पास स्वेजरी एक स्टेप था, बार्बरिज्म एक स्टेप था, हायर बार्बरिज्म एक स्टेप था, और फिर सिविलाइजेशन एक स्टेप था। असल में ये जो कंसेप्ट ही था, ये यूरोपियंस ने अपने पास्ट को
बोला कि हम ऑलरेडी स्वेजरी में थे, फिर हम बाबरिज्म में आ गए, लेकिन आजकल हम सिविलाइजेशन में पहुंच चुके हैं। लेकिन जो बाकी एरियाज है, जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये अभी सिविलाइजेशन तक नहीं पहुंच चुका है। ये अभी भी वही बाबरिज्म या सिवेजरी के अराउंड में ही घूम रहे थे। तो इसीलिए फिर कुछ क्रिटिक्स भी देखने को मिले हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता। अभी जब हम आगे जाके देखेंगे, डिसिप्लिन जब एंथ्रोपोलॉजी का बना, तब जाके हमारे पास ये कंसेप्ट हुआ, एक कंसेप्ट ऐसा क्रिएट हुआ कि यार क्या मसला है कि सोशल हायरार्की या सोशल जो थ्योरेटिकल जो सोशल थ्योरी हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज की है, इस हिसाब को हमने सामने रखा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशनिज्म से होके फिर डिफ्यूजनिज्म में पहुंचा। ये सोशल थ्योरीज हमने फिर देखा कि हमारे पास इवोल्यूशनिज्म को पहले उसमें क्रिटिक किया गया कि आप लोग ना यूरोपियन काइंड ऑफ माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, यूरोपियन काइंड ऑफ ये आइडियोलॉजिकल टर्म्स क्रिएट कर रहे हो, जहां पे आप यूरोप को ज्यादा हायर अथॉरिटीज मान रहे हो, इस तरह सेंट्रिक अप्रोच करके लेके जा रहे हो। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें फिर जो वो ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर देखा गया, इसमें जो यूरोपियन काइंड ऑफ नेचर था, जो वो यूरोपियन से के अराउंड में ही घूम रहा था, ये जो पॉलिसीज थी या ये जो सॉरी थ्योरीज थी, ये सारी चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज की गई और हमारे पास एक डिफरेंट डोमेन बनता गया। तब जाके आहिस्ता आहिस्ता जब हम 18 या 19 सेंचुरी की बात करते, हमारे पास एक नया कंसेप्ट वजूद में आया, जब हमारे पास फुल फ्लेज्ड एक सब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जहां पे हमने एंथ्रोपोलॉजी को एज ए डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश की, जहां पे हमने एंथ्रोपोलॉजी को एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश की। इससे पहले तो बस कुछ थ्योरेटिकल फाउंडेशंस की वजह से ही जान रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सबसे पहले ईबी टेलर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट खोला, तो वहां से ही हम असल में इसको बोलते हैं कि एक डिसिप्लिन की शेप में हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी देखने को मिली। और यही एंथ्रोपोलॉजी फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना डिटेल के साथ बना, इतना और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ सामने आया, जहां पे आज जब हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी ऑफर्स एंथ्रोपोलॉजी। हर एक यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी का डोमेन देखने को मिलता है। हाँ, इसके जो जो डायमेंशंस हैं वो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले हम बस कुछ लिमिटेड चीजों के बारे में ही पहले बात करते थे। हम बस सोशल इवोल्यूशन की बात करते थे, हम बस जियोग्राफिकल फॉसिल्स वगैरह ये सब चीजों के बारे में, या जैसे हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में ही बात करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब्जेक्ट इस हिसाब से बना जहां पे फिर ये एक फुल फ्लेज्ड डिसिप्लिन के नाम से सामने आया। और सबसे पहले फिर ईबी टेलर ने एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन क्रिएट किया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। जब उसके बाद इसी दौरान डार्विन ने और वेल्स ने ऑलरेडी ये क्रिएट किया था कि ह्यूमन एक सिंगल स्पीशीज है, ह्यूमंस एक पर्टिकुलर होमो सेपियन स्पीशीज के थ्रू आ रहे हैं, और हम पर्टिकुलरली एक लीनेज के थ्रू अपडेटेड टर्म्स में आगे चले। यहाँ लेमार्किज्म ने ऑलरेडी कुछ बातें छेड़ चुके थे, इसी तरीके से डार्विन ने, वेल्स ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें छेड़ चुके थे कि किस हिसाब से हमारे पास जो सोशल इवोल्यूशन हुआ था, इसी हिसाब से हमारा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हुआ है। और जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हो, इससे पहले लोगों के मन में एक रेशियल क्लासिफिकेशन थी, एक ऐसा कंसेप्ट था कि जहां पे जाना जाता था कि जो अफ्रीका के लोग हैं वो एक किस्म की स्पीशीज है, जो इंडियन स्पीशीज है ये अलग स्पीशीज है, या यूएस की स्पीशीज अलग स्पीशीज है। लेकिन ये कैटेगोरिकली फिर डार्विन ने और वेल्स ने, इन लोगों ने ये कंसेप्चुलाइज किया था, ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल फाउंडेशंस बेस की थी, डिस्कार्ड किया था वो जो रेशियल क्लासिफिकेशन की गई थी, या जो हम रेशियल बेसिस पे लोगों को बायोलॉजिकली डिफरेंशिएट करते थे, वो सारी चीजें स्कॉलरली वर्ल्ड में डिस्कार्ड किए गए थे। जिसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मन में ये भी सवाल उठा, हाँ अगर ठीक है हम एक ही स्पीशीज है, हम एक ही होमो सेपियंस है, तो फिर क्या मसला है, तो फिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारे पास अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। फिर ऐसे क्या मसले हैं जिसकी वजह से हमारे पास अलग अलग वेरिएशंस, चाहे हम उसके फेशियल कलर्स की बात करें, स्किन कलर की बात करें, उसके हाइट की बात करें, उसके हेयर्स की बात करें, उसके बातचीत की बात करें, उसके ओवरऑल फिजिक की बात करें, ये सारी चीजें जो है ये कैसे वजूद में है। तो वो फिर छानबीन करने लगे, तो फिर एक और डोमेन क्रिएट होते गए। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फिर करने की कोशिश की कि हम सोशल इवोल्यूशन को और भी ज्यादा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को और भी ज्यादा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें, या हम और भी ज्यादा डिटेल से
क्या कहते हैं सोशल इवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी सामने आती गई। हमारे पास स्ट्रक्चरल सॉरी हमारे पास डिफ्यूजनिज्म एक थ्योरी देखने को मिली, हमारे पास फिर फंक्शनलिज्म एक थ्योरी देखने को मिली, हमारे पास स्ट्रक्चरलिज्म एक थ्योरी देखने को मिली, या हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एक थ्योरी देखने को मिली, या आजकल कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी या कॉग्निटिव थिंग्स देखने को मिलती है। तो हर एक चीज, थ्योरी ऑफ एडाप्टेशन, ये सारी चीजें देखने को मिली, जिससे हमें ये समझ आया कि हम जो जो वजूद बना इस सब्जेक्ट का, जो बेस बनी इस सब्जेक्ट की, वो यही थी कि हम ये कोशिश करने की कोशिश करें, हम ये छानबीन करने की कोशिश करें कि ये एंथ्रोपोलॉजी में ये इंसानों में किस हिसाब से वेरिएशंस देखने को मिलती है, क्या वजह है ऐसी है, क्या वजूहात ऐसे है जिससे हम लोगों के सोशल कंस्ट्रक्ट्स को अलग अलग देख पा रहे हैं, क्या वजूहात ऐसे है कि हम लोगों के फिजिकल बीइंग्स को अलग अलग देखने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज थिंग्स। ये सारी चीजें पढ़ने से हमारे पास एक अलग अलग डोमेन क्रिएट हुआ, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसी कुछ थ्योरीज आई, जैसे लोगों ने समझाने की कोशिश की कि इंसान हर एक स्टेज पे अलग अलग चीजें सेम तरीके से करता है, जिसको हम साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड भी समझाते हैं। असल में इन लोगों का समझाने का तरीका ये था कि अगर हम इवोल्यूशनिज्म की बात करें, इवोल्यूशनिज्म में हमारे पास एक यूनिलीनियर काइंड ऑफ इवोल्यूशन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मल्टीलीनियर इवोल्यूशनिस्ट्स भी आए, फिर हमारे पास यूनिवर्सल इवोल्यूशनिस्ट्स भी आए, जिन्होंने, या क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट्स एक एक पार्टी थी या एक आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट था। उसके बाद नियो इवोल्यूशनिज्म एक कंसेप्ट था, जहां पे लोगों ने बोला नहीं, हम एक लीनियर पाथवे फॉलो नहीं करते, हम बेसिकली एक पैराबोलिक कर्व के हिसाब से सामने ऊपर से नीचे चलते जा रहे हैं, और जिसे हम कोई कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हम कोई, मैंने आज एक नया ड्रेस पैटर्न स्टार्ट किया, ये हम पहले से ही पहले बना रहे, फिर इसको अपडेट कर, और फिर से हम वापस इसी पोजीशन पे पहुंच रहे। ये जब हम थ्योरीज की बात करेंगे, वहां पे हम डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, एंथ्रोपोलॉजी को क्रिटिसाइज किया गया। एंथ्रोपोलॉजी को एक हिसाब से क्रिटिसाइज किया बिकॉज बोला गया कि ये यूरोसेंट्रिक है, ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ ही ज्यादा सेंट्रिक है, और ये यूरोपियन इस इवोल्यूशन को इस हिसाब से देख रहे हैं, बिकॉज जो थ्योरीज दी गई थी, इवोल्यूशनिज्म, नियो इवोल्यूशनिज्म, ये सारी चीजें कुछ ऐसे कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, जहां पे ये लोगों को समझा रहे थे कि यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर पाथवे टू अपग्रेड योर सोसाइटी, टू अपग्रेड योर कल्चर। तो एक माइंडसेट ऐसा बना, एक थिंकिंग पैटर्न ऐसा बना, इन लोगों ने अपने आप को हायर अथॉरिटीज में रखा, बोला हम ऑलरेडी अपडेटेड है, हम ऑलरेडी सिविलाइज्ड है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जो बाकी अराउंड हम में से लोग रहते हैं, जो कि अभी भी अपने वो प्रिमिटिव काइंड ऑफ कल्चरल ट्रेड्स इस्तेमाल करते थे, या ट्रेडिशनल काइंड ऑफ कल्चरल कनोटेशंस इस्तेमाल करते थे, कस्टम्स इस्तेमाल करते थे, वो सारी चीजें वो अभी भी फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो जो हियरार्की है, वो जो एक पैटर्न में हमने जाना है, पहले हमने सिवेजरी में जाना है, उसके बाद बार्बरिज्म में जाना है, फिर हायर बार्बरिज्म में जाना है, और फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन में जाना है। ये पाथवे अगर आप फॉलो कर रहे हो, ये पाथवे अगर आप फॉलो कर रहे हो, तब जाके आप एक वेल कंस्ट्रक्टेड कल्चरल कनोटेशंस पे जा रहे हो। असल में यही वजह बनी थी कि एंथ्रोपोलॉजी को क्रिटिक किया गया अराउंड द वर्ल्ड, कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि यार ये जो सिविलाइजेशन है या जो कॉलोनाइजेशन है, असल में इन लोगों ने जो कॉलोनाइजेशन टर्म, जो यूरोपियंस उन दिनों बहुत ही पीक पे जो कॉलोनाइजेशन थी, वो क्या करते थे, बाकी एरियाज को और कॉलोनाइज कर रहे थे, वो पीक पे थी, तो लोग कॉलोनाइजेशन को एज ए सिविलाइजेशन टर्म इस्तेमाल करते थे। इट वाज काइंड ऑफ सिनोनिम ऑफ सिविलाइजेशन फॉर देम। ये एक सिनोनिम इस्तेमाल करते थे कि ये जो कॉलोनाइजेशन है, यही असल में सिविलाइजेशन है, जिसकी वजह से फिर क्रिटिक्स देखने को मिला, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इस एंथ्रोपोलॉजी को में और ज्यादा इजाफा होता गया। हमारे पास फिर बहुत सारे अलग अलग लोग आते गए। ये जो यूरोसेंट्रिक बाइस था, ये जो लोगों के खिलाफ, ये जो यूरोसेंट्रिक इन लोगों ने जो माइंडसेट क्रिएट किया था कि नहीं हम ही सबसे ऊपर है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज आई, जिसमें हमारे पास फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिन्होंने समझाने की कोशिश की ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हमें एक पर्टिकुलर लीनेज फॉलो बात करनी है। हम असल में अलग अलग कंस्ट्रक्ट्स, अलग अलग एनवायरनमेंट्स और अलग अलग चीजों की वजह से अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं। और अगर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो जेनेटिक्स का उसमें बहुत ज्यादा योगदान है, एनवायरनमेंट का उसमें बहुत ज्यादा योगदान है। ये सारी चीजें जब हमको सामने आई, तो एक बड़ा सा डिसिप्लिन बना, और आज भी हम यही लेके चलते हैं कि हम लोग को और ज्यादा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें, हम लोगों के बारे में और ज्यादा डिटेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, लिटरेचर उनके साथ, जहाँ उनके बात करने का तरीका, उनके रहने का तरीका, उनके समाजी इक़्तिदार, ये सारी चीजें हम कोशिश करते हैं पढ़ने से, जो कि एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज या एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर को और ज्यादा इजाफे में लेके आ सकते हैं।
तो हमारे पास भी टाइम 4 डिफरेंट डोमेन्स बने। हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी के मेजर 4 डोमेन्स क्रिएट किए गए, जिसमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को एक सेपरेट ब्रांच क्रिएट किया गया। उसके बाद सोशल एंथ्रोपोलॉजी को एक सेपरेट ब्रांच के साथ हिसाब से पेश किया गया। उसके बाद लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को एक सेपरेट ब्रांच के साथ डिफाइन किया गया, और लास्ट में आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को भी सेपरेट ब्रांच में लिया गया। आजकल अगर हम इसी चीज को और डिटेल के साथ देखने की कोशिश करें, आजकल हम और भी बहुत सारे ब्रांचेस एंथ्रोपोलॉजी में ऐड कर चुके हैं। जैसे हम प्रैक्टिसिंग एंथ्रोपोलॉजी हमारा एक डोमेन है, विजुअल एंथ्रोपोलॉजी हमारा एक डोमेन है, या अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हमारा एक डोमेन है, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी हमारा एक डोमेन है। इसी हिसाब से पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे ऐसे ऐसे डोमेन्स हम देख चुक पा रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल जो ये एंथ्रोपोलॉजी का डिसिप्लिन है ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा डिसिप्लिनाइज हो रहा है, और ज्यादा कैटेगरीज या हम स्पेसिफिक टर्म्स में चले जा रहे हैं। और यार मैंने पहले भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि जहां भी हम इंसान के बारे में बात करते हैं वहां पे हम एंथ्रोपोलॉजी को देखते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये एंथ्रोपोलॉजी का एक डिटेल्ड काइंड ऑफ डिसिप्लिन बना, एक सब्जेक्ट बना, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ा जाता है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल कंस्ट्रक्ट्स को देखा जा रहा है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी जगहों पे आजकल इस एंथ्रोपोलॉजी को देखते। फिर असल में बात आई, दो डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट्स क्रिएट हुए थे, दो डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट्स क्रिएट हुए थे। जैसे कि एक था ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा था अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट। जब हम इवोल्यूशनिज्म की बात करते हैं तो वहां पे भी हमारे पास ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट में देखने को मिला, या हमारे पास अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिला। तो ये असल में मसला ये था कि ये बात इस चीज से जुड़ी थी, जो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने सोसाइटी को एक हिसाब से पढ़ने की कोशिश की, ब्रिटिश लोगों ने एक हिसाब से पढ़ने की कोशिश की। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो ब्रिटिश स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थ्योरी जो आई थी, वो एक ऐसा स्कूल था जो कि फंक्शनलिज्म से निकाला गया था, और फंक्शनलिज्म निकाला गया था डुर्कीम के जो फंक्शनलिज्म थ्योरीज के साथ थे। या अमेरिकन में हमारे पास फंक्शनलिज्म था, मेलिनोस्की का था, तो उसका जो कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था वो अलग था। इसी हिसाब से ब्रिटिश लोगों का एंथ्रोपोलॉजी या ब्रिटिश लोगों का एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने का तरीका अलग था। असल में दोनों लोगों को ही पढ़ रहे थे, दोनों सोसाइटीज को ही पढ़ रहे थे, लेकिन उनके आइडियोलॉजिकल टर्म्स के बेसिस पे, इनके आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कैटेगराइज किए गए। इवोल्यूशनिस्ट स्कूल स्पेकुलेटिव थ्योरीज दी गई, कुछ फंक्शनलिस्टिक थ्योरीज दी गई, कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरीज दे दी गई। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज सामने आई, जैसे कि हम अगर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, जो कि बेस्ड था कल्चरल रिलेटिविज्म के ऊपर। असल में इन लोगों ने जो जो बात छिड़ी थी, जो टेलर ने बात छिड़ी थी, जिसमें इन लोगों ने इवोल्यूशनिज्म के बारे में बात की थी, तो वो ब्रिटिश काइंड ऑफ एनवायरनमेंट काइंड ऑफ थे। तो मोर्गन फिर आहिस्ता आहिस्ता आए, इन लोगों ने कुछ ऐसे कैटेगरीज क्रिएट की, उन लोगों ने ऐसे कुछ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स क्रिएट किए, बिकॉज ये चाहते थे कि हम ये समझे कि किस हिसाब से सोशल इवोल्यूशन हुआ है, किस हिसाब से सोसाइटी इवॉल्व हुई है। ये सारी चीजें जानने के लिए इन लोगों ने कोशिश की अलग अलग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स क्रिएट करना, इन लोगों ने कोशिश की अलग अलग थ्योरीज बनाने से। तो सबसे पहले जब इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी आई, तो जहां पे ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक लीनियर पाथवे में जा रहे हैं, जहां पे हमने बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स को फॉलो करके आगे जाना है। उसके बाद फिर आगे जाके इसी को फिर नियो इवोल्यूशनिज्म के तरीके से लेके गए। नियो इवोल्यूशनिज्म में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि असल में ये एक लीनियर पाथवे नहीं है, हम बेसिकली एक पैराबोलिक कर्व के हिसाब से जा रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई कल्चरल इंस्टीट्यूशन एक जगह पे बनता है, उसके बाद वो बहुत पीक पे पहुंचता है, उसमें बहुत सारे अपडेशंस एंड अपग्रेडेशन आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें अपग्रेडेड फॉर्म वो वापस आके हमारे पास आता है, इसी वापस पोजीशन पे आ जाते हैं जहां पे वो पहले था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। जब हम आज से 1000 साल पहले या 2000 साल पहले शादियां करते थे, तो ये एक नॉर्मल सी प्रथा थी, एक नॉर्मल सी बात थी, जहां पे लोग दो चार जाके वहां से दुल्हन को लेके एक नॉर्मल तरीके से शादियां होती थी। अब जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी शादी के इंस्टीट्यूशन को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, इस शादी के इंस्टीट्यूशन पे आप देखिए, आज हम उस जमाने पे पहुंचे जहां पे शादियों में 100 लोग, 1000 लोग, दूल्हा लेके, दूल्हे के साथ बाकी बहुत सारा ताम झाम करके, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करके फिर शादियों का एक नया, एक अपडेटेड वर्जन क्रिएट हुआ। और फिर जाके आजकल हम उसी पॉइंट पे पहुंचे जहां पे दूल्हे के साथ 2-4 लोग जाते हैं, हाँ, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन में जा रहे हैं। लेकिन वही वापस जो प्रथा थी, 2-4 लोग जो आज से 10,000 साल, 100 साल, 200 साल पहले जाते थे, आज वही उसी प्रैक्टिस को हम फिर से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन आया, थोड़ा सा चेंज आया है, लेकिन पहुंच हम वहीं पे गए हैं, जिसको ये पैराबोलिक कर्व से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। या जो ड्रेसिंग पैटर्न इन लोगों ने एग्जांपल के साथ समझाया कि पहले हम बिना कपड़ों के या बहुत ही कम कपड़े पहनते थे, उसके बाद एक इतना टाइम आया जहां पे हमने देखा कि
हम बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन काइंड ऑफ क्लोथ्स क्रिएट किए, हमने कोट्स और सूट्स वगैरह ये सारी चीजें क्रिएट की, और आहिस्ता आहिस्ता हम उसी पोजीशन पे वापस आ रहे हैं जहां पे आजकल के मॉडर्नाइजेशन जमाने में लोग बहुत कम कपड़ा पहनने की कोशिश करते हैं। एंड इट 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 टेक्स अस बैक टू दैट एंशिएंट टाइम जहां पे ये इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ था, फिर से पैराबोलिक कर्व से वापस आ रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी फिर ये सारी चीजें देखने को मिली, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास दो अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट्स बने। फिर हमारे पास से ये क्या कहते हैं कि एक ऐसा फंक्शनाइजिंग थिंग्स क्रिएट हुआ, जैसे हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, जब हम अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल की बात करते हैं तो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म देखने को मिला, जहां पे इन लोगों ने कल्चरल रिलेटिविज्म को बहुत ज्यादा योगदान दिया। इन लोगों ने बोला कि नहीं, आप इथनोसेंट्रिक नहीं हो सकते, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार ये भी सोसाइटी, ये इसको पहले अपग्रेड होना है, या हम सोसाइटी आगे बढ़े हैं, हम सोसाइटी से बहुत आगे बैठे हैं, या वो सबसे पीछे बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स काइंड ऑफ ए कल्चरल रिलेटिविस्टिक अप्रोच। कल्चरल रिलेटिविस्टिक अप्रोच मैंने शायद कल भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की। कल्चरल रिलेटिविस्टिक अप्रोच है कि हम कल्चर्स को प्रॉपर डिफाइंड तरीके से समझें। अगर मेरा कल्चर इस पॉइंट पे है तो दूसरे कल्चर को भी मुझे रेस्पेक्ट और मुझे उस कल्चर को उसी हिसाब से समझने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मेरा कल्चर दूसरे कल्चर से ज्यादा अच्छा है या मेरा कल्चर दूसरे कल्चर से खराब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप एक ऐसा अप्रोच लेके जाइए जहां पे आप जो भी कल्चर पढ़ रहे हैं, जहां पे आप जो भी कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, या जिस भी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, उनका जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, उनके जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उनके हिसाब से अच्छे हैं, वो उनके हिसाब से वेल डिफाइंड तरीके से सामने है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अफ्रीका के एक ट्राइब में अगर आप देखोगे, वहां पे आप देखोगे अगर फॉर एग्जांपल कोई आउटसाइडर आ रहा है तो वो उसको दे कैन आल्सो हैव अ नाइट जहां पे वो अपनी बीवी को शेयर करते हैं उस मेल के साथ, उस जो फॉरेनर वहां से पहुंचा है, या वो उसके साथ शेयर करते हैं फीमेल्स को। तो हमारे लिए इट लुक्स लाइक अ टैबू, इट लुक्स लाइक अ डिफरेंट, बट उनके कल्चर के हिसाब से इट्स अ गुड वे, इट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ एक्सेप्टिंग द आउटसाइडर्स, जो फॉरेनर्स वहां पे पहुंच गए, उन चीजों को फॉर एक्सेप्ट करने के लिए उनके लिए वो बहुत अच्छा है। मे बी उनके लिए सामने उसका एक अलग इंपॉर्टेंस होगी, उनके कुछ अलग बिलीफ्स होंगे, तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग गलत है, ये लोग ठीक है। असल में एंथ्रोपोलॉजी का जो बेसिक मकसद ये है कि हमें इंसान को इंसानियत सिखानी है, इंसान को ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर ये सिखाता है कि हमें हर एक इंसान को वेल डिफाइंड तरीके से उसी के कल्चर के, उसी के स्टेटस के हिसाब से उसी को अच्छे से पढ़ना चाहिए या रखना चाहिए या रिस्पेक्ट देना चाहिए। हर एक चीज हमें एंथ्रोपोलॉजी सिखाती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्या कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया की, ये तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा बहुत मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। यहाँ पे एक मेथड आया था जो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यहाँ पे दिया था, जिसको हम फील्ड वर्क मेथड बोलते हैं, जो कि हमारे पास मेलिनोस्की ने इंट्रोड्यूस किया था जब वो ट्रोबलन आइलैंड्स में गए थे। तो असल में वो खुद नहीं गए थे, ना ही वो वॉलंटियरली गए थे। इट वाज बिकॉज ऑफ दैट इंटरवेंशन ऑफ वर्ल्ड वॉर, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसकी वजह से ही वो एक्सीडेंसीज की वजह से वो वहां पे चले गए थे बैठने के लिए या क्या करने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन एट द सेम टाइम हम उसको एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एज एन जबरदस्त फील्ड वर्क भी पहचान सकते हैं, बिकॉज उसने बहुत ही डिटेल्ड तरीके से हमें एक फील्ड वर्क मेथड समझाया, जिसको हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन समझते हैं या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। ये सारी चीजें उसने हमें डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश की या पढ़ाने की कोशिश की, जहां पे उसने समझाया कि ये जो फील्ड वर्क मेथड एंथ्रोपोलॉजी में उसने इंट्रोड्यूस कराया, ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मेथड उसने इंट्रोड्यूस कराया, उसकी वजह से हम और ज्यादा डिटेल से लोगों को पढ़ते हैं। इसने जो बुक लिखी थी एर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक इन 1922, एक जबरदस्त क्लासिकल इथनोग्राफ है, जो कि हमें उन ट्रोबलन आइलैंडर्स के बारे में हर एक चीज के बारे में बात करते हैं, हर एक चीज के बारे में समझाते थे। बट कुछ लोगों ने इसी एंथ्रोपोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता फिर डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर हम वहीं पे ब्रिटिश की बात करें, उन्होंने कॉलोनियल गवर्नमेंट को और ज्यादा इजाफे, इवन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट वाज बेसिकली पेड, उनको पे दिया जाता था कि आप पर्टिकुलर सोसाइटी में जाइए, उनको पढ़िए, और आपको स्टेट पे करेगा, आपको हम पे करेंगे, आप जाइए वहां पे उनको पढ़िए। उनकी गवर्नमेंट को हम ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करें, ताकि हम एडमिनिस्टर उनको अच्छे से करें, कौन से हिसाब से वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उस हिसाब से वो लोगों को भेजा जाता था वहां पे कि वो उन लोगों को पढ़े, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पे जाके उसी हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करते थे। और ये जो स्टेट ऑफ एजेंडा था कोलोनाइजेशन का, इसमें इन लोगों ने बहुत ज्यादा योगदान किया। और आहिस्ता आहिस्ता कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे भी उठे जिन्होंने फिर क्रिटिक करना
स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड टू टर्न डाउन द पॉलिसीज, उन्होंने वो पॉलिसीज टर्न डाउन की जो गवर्नमेंट वहां पे क्रिएट करता था, या वो उन लोगों का मानना ये था कि जो हमारे पास नेटिव लाइफ्स हैं, जो इनके अपने किस्म के जो लाइफ स्ट्रक्चर्स हैं, जो जिस तरीके से भी अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वी शुड नॉट इंटरफियर इन दैट, हमें वो चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, वी शुड एडवोकेट दीज पीपल फॉर द अपग्रेडेशन एंड वी शुड प्रोवाइड देम दोस बेसिक नेसेसिटीज, ये सारी चीजें हमें इनको देनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें उनके नेटिव लाइव्स को खराब नहीं करना चाहिए, हमें उनके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर और ज्यादा डिटेल में हमारे पास बोस आए, और जब बोस हमारे सामने आए तो उसने इस चीज को और ज्यादा इजाफे में लेने की कोशिश की। उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता एक साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को वजूद में दिया, जब उसने एक बुक लिखी थी, द माइंड ऑफ ए प्रिमिटिव मैन, आई थिंक दैट्स द बुक, द माइंड ऑफ द प्रिमिटिव मैन, जो उसने बुक लिखी थी, जिसमें उसने कॉग्निशन के बारे में बात की। उसने साइकोलॉजी ऑफ जर्मन स्कूल ऑफ थॉट जो था, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट जो जो कॉग्निशन जो माइंड को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता उसने इस चीज को भी डेवलप किया। फिर वही जब बोस ने ही अपने जो उसके जो स्टूडेंट्स थे, जिसमें उसके पास कार्डिनल था, उसके पास क्या कहते हैं, वी हैड मार्गरेट मीड, वी हैड लिंटन, वी हैड एंड सम अदर पीपल, जिन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की वजूद डाली, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने एक अलग ब्रांच क्रिएट किया, जिसको उन्होंने फिर एक नई डिफिनेशन के साथ साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ वो लाया कि हम इंसान के साइकोलॉजिकल डायमेंशंस को पढ़ सकते हैं। या उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या पर्सनैलिटी एंड कल्चर के बारे में भी बात करने की कोशिश की, किस हिसाब से कल्चर एंड पर्सनैलिटी आपस में जुड़े हुए हैं, हमारा माइंड जो परसेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे कल्चर के साथ कैसे वाबस्तगी रखते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो कैसे, ये सारी चीजें देखने को मिली। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंचे एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया में। देखिए, असल में एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया हमारा दूसरा टॉपिक है, जो कि हम कल डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। एंथ्रोपोलॉजी ऑफ इंडिया की हम बात करें, बाकी हमने देखा कि यूरोप में, अमेरिका में, ये बाकी एरियाज में कैसे ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे मोनोग्राफ्स थे, कुछ ऐसी स्टडीज थी जो की गई थी। पहले पहले तो इन लोगों को यहाँ पे इसलिए लाया गया कि हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, जब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुई थी, हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो कॉलोनाइजेशन यहाँ पे हुई थी, उन लोगों ने अपने साथ ही बहुत सारे लोगों को लाया, उन लोगों ने अपने साथ ही बहुत सारे डिटेल्ड क्या कहते हैं लोगों को लाया, इंफॉर्मेशन लेने के लिए बाकी पेरिफेरल एरियाज में हम कैसे इन इंडियन पीपल्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए इन लोगों ने अपने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुलाया, और वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पे आके डेटा कलेक्ट किए, उन्होंने इंडियन कम्युनिटीज के ऊपर कुछ ऐसे मोनोग्राफ्स पेश किए, जिसकी वजह से उन लोगों की इंफॉर्मेशन पेश आई, और आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनाइजेशन पावर और बढ़ता गया, बिकॉज उन लोगों के पास ऑलरेडी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि किस हिसाब से फिर ये सारी चीजें वो देखने को मिली। फिर जब कॉलोनाइजेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस हुआ, तो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने जर्नल स्टार्ट किए। फिर लोगों ने समझने की कोशिश की, हाँ हमें चाहिए कि लोग पढ़ने, हम लोगों को पढ़ने चाहिए, हमें अपने मोनोग्राफ्स क्रिएट करने की कोशिश करिए। तो अलग अलग स्टेजेस में एंथ्रोपोलॉजी का जो वजूद इस इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, तो वो अलग हिसाब से हुआ। हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव फेज था, फिर हमारे पास एक और एनालिटिकल फेज था, तो अलग अलग फेज में इस एंथ्रोपोलॉजिकल वर्ल्ड सेट को या माइंड सेट को इंडिया में देखा गया। तो असल में मैं यहाँ पे बस कुछ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूंगा, और जब हम इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें, तब हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी को देखेंगे कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से समय से क्या क्या चीजें उसमें हुई, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत डिटेल में भी जब यहाँ पे जाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले जब हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें इंडियन सब कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे सबसे योगदान था एंथ्रोपोलॉजिस्ट का, जो बाहर से आए थे, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के लिए यहाँ पे लोगों को पढ़ने की कोशिश की। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसे भी आए, हमारे पास कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने हाँ सोसाइटीज को पढ़ना स्टार्ट किया, कास्ट सिस्टम को पढ़ने की कोशिश की। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, इंडियन कास्ट सिस्टम या डाइवर्सिफाइड एरिया जो इंडिया है, असल में इंडिया आप देखोगे एक डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट है। यहाँ पे हर एक एरिया में आप देखोगे अलग अलग कल्चर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप साउथ की तरफ जाओगे तो वहां पे अलग कल्चर्स देखने को मिलेंगे, इवन वहां पे आप इथनिक क्लासिफिकेशन देखते हो या रेशियल क्लासिफिकेशन देखते हो, वो भी डिफरेंट है। और फिर आप सेंट्रल में आओगे तो अलग है, फिर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो फिर अलग है, फिर नॉर्थ की तरफ आओगे तो फिर अलग है। तो हर एक चीज में आप देखोगे कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज देखने को मिलती है, हर अलग अलग हिसाब से
हमारे पास ये चीजें देखने को मिलती हैं कि हर हर एरिया में हम देखेंगे डाइवर्सिफाइड ऑफ कल्चरल कॉन्नोटेशंस है। इसी हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने यहाँ पे कल्चर को पढ़ना स्टार्ट किया, लोगों ने यहाँ पे कास्ट सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज सोशल हायरार्की में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था हमारे कास्ट सिस्टम का। जब हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करना चाहूंगा। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोगों के स्ट्रेटिफिकेशंस को पढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोगों की क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं, या हम लोगों को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन। ये सारी चीजों के बेसिस पे हम सोसाइटी में, इंडियन सब कंटेक्स्ट में मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ही डिटेल्ड, वेल वर्सेड देखी जा रही थी। यहाँ पे अगर आप आज भी देखोगे हिंदू वर्ना सिस्टम जो हमारे पास है, या मुस्लिम्स का जो अपना सिस्टम है, वो अलग अलग सिस्टम्स देखने को मिलते थे। यहाँ पे सब कास्ट बहुत अलग थे, यहाँ पे जो हायर कास्ट थे, जैसे हम अगर ब्राह्मण्स की बात करते हैं, फिर शूद्रास, वेश्यास एंड सॉरी वेश्यास, शूद्रास है हमारे पास, ये सारी चीजें, या हमारे पास दलित्स लास्ट में देखने को मिलते हैं, या जिनको हम क्या बोलते हैं, छूट्स भी कभी कभार के टर्म से इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इसको इन हिसाब से भी जानते हैं। तो ये जो क्लासिकल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इंडियन सब कंटेक्स्ट में देखी गई, ये एक बुनियाद बनी, और ये कास्ट सिस्टम बुनियाद बनी हमारी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, यहाँ पे समझने की सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किस हिसाब से ये कास्ट सिस्टम काम कर रहा है, किस हिसाब से ये लोग अपने हिसाब से डाइवर्सिफाइड तरीके से लोगों में, जैसे फॉर एग्जांपल फूड हैबिट्स अलग होते हैं, जैसे कि फिर इसी में आहिस्ता श्रीनिवास आए, फिर बहुत सारे लोगों ने फिर संस्कृताइजेशन टर्म्स दी, वेस्टर्नाइजेशन टर्म्स दी, ये सारी टर्म्स आहिस्ता आहिस्ता आती गई, या इन्होंने फिर मैन इन इंडिया, वो बहुत सारे ऐसे कुछ जर्नल स्टार्ट किए जिनमें नॉलेज बढ़ती गई। पहले पहले तो लोग बाहर से आते थे ऑक्सफोर्ड पढ़ के, फिर यहाँ पे वो लोगों में अपने एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज को इस्तेमाल करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास फिर कोलकाता में सब्जेक्ट बना, फिर ये वहाँ पे भी एक डिसिप्लिन के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आ गया, फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और आज अगर आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ये, या इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा डोम है जो एंथ्रोपोलॉजी का डोम ये है, डिपार्टमेंट है, हर एक जगह पे आप देखेंगे इस एंथ्रोपोलॉजी को लिया गया, और हर एक जगह पे एंथ्रोपोलॉजी को आजकल पढ़ा जाता है। और इस एंथ्रोपोलॉजी से हमारे दो फायदे होते हैं। एक तो हम दूसरे लोगों को और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे पास एक व्यू पॉइंट बहुत ज्यादा बन जाता है बाकी लोगों के बारे में, और एट द सेम टाइम हम अपने बारे में भी और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमें और भी अपने अतीत के बारे में, अपने आप को जान के देखने में फर्क लगती है। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर एरिया पर, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में रिसर्च करके ये ज़्यादा डिटेल किया, बहुत सारे लोग जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, सब्जेक्ट को और ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो ये डाइवर्सिफाइड एरियाज है, जो मल्टी कलर्ड हमारा जो हिंदुस्तान है, इस इंडिया के अगर आप देखोगे अलग अलग डाइवर्सिफाइड कल्चर्स हमारे सामने आते हैं, एंड वी कैन हैव आल्सो दोस कंपैरेटिव एनालॉजीज, हम एक एथनोलॉजिकल कांसेप्ट्स भी क्रिएट करते हैं, हम एक दूसरे के कांसेप्ट्स या एक दूसरे के कल्चर्स को आपस में मिलाते भी हैं कभी कभार, इस कल्चर में और इस कल्चर में क्या सिमिलरिटीज है, इस कल्चर और इस कल्चर में क्या क्या वजूहात हैं। जैसे रिसेंटली आई एम वर्किंग ऑन दिस थिंग, उत्तराखंड में अगर आप देखोगे वहां पे बहुत सारे कल्चरल कॉनोटेशंस या कल्चरल चीजें जो हैं, वो जो बेसिक ट्रेड्स वहां पे देखने को मिलती है, वहां वो मैं देख पा रहा हूँ कि कश्मीर के जो एरियाज में है वहां पे, और वहां में बहुत ही सिमिलरिटीज चीजों में देखने को जाती है, जैसे खाने पीने के तरीके में, जैसे कपड़ा पहनने के तरीके में, या कुछ रिचुअल्स के तरीके में, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि वहां और यहाँ मिलते जुलते हैं। और ऐसे ही अगर आप देखोगे बहुत सारे एरियाज में ये सब चीजें मिलती जुलती हैं, तो जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पे रहते थे, कहीं ना कहीं वो एक ही तरीके से सामने आते थे। उसके बाद जब हम आहिस्ता बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, तो ये बात छिड़ी थी असल में क्लासिफिकेशन की, कि अगर हम जब बाकी एरियाज में रेशियल क्लासिफिकेशंस हो रही थी, जब हम अफगान्स, इंडो अफगान्स वगैरह, ट्रेविडियंस, इंडो ट्रेविडियंस, वो सारी चीजें चल रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता इन हिंदुस्तान में भी बहुत सारी रिसर्चेस की गई जहाँ पे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान था। फिंगरप्रिंटिंग को भी बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ा गया, ये जिसकी वजह से हम लोगों को क्लासिफाई कर पाते थे, या हम लोगों के फेशियल एक्सपीरियंसेस या स्कल पावर से, या
क्या बोलते हैं ओवरऑल गेटअप से भी हम पहचान सकते हैं, फिजिकल अपीयरेंस से भी लोगों को डिफरेंशिएट किया गया, आहिस्ता आहिस्ता रेशियल क्लासिफिकेशन बनाई गई। हमारे पास ड्रेविडियन, इंडो ड्रेविडियन, मंगोलियन वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिली। तो इसका भी एक अलग अलग सब्जेक्ट बना, ग्रोथ होती गई। ये हम और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं एकदम से नहीं चाहता हूँ कि आप लोग और ज्यादा पढ़ लें और एकदम से आप कंफ्यूज हो जाएं। तो हम इसको अलग अलग सिचुएशंस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हम अपने सोशल एंथ्रोपोलॉजी के डोमेन में जाएंगे तो वहां पे हम इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के डोमेन में जाएंगे तो वहां पे इसको और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। या तीसरा हमारे पास जब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन हो या हमारे पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो, इनका बहुत बड़ा योगदान है इंसान के हिस्टोरिक पास्ट को क्रिएट करने की। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से हम इजिप्शियन वगैरह वाली एरियाज की हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लोगों के बारे में बता सकते हैं, उनके अतीत के बारे में बता सकते हैं। और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है और उस हड़प्पन सिविलाइजेशन को वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा जाता है, बिकॉज उसमें जो वो चीजें देखी जाती है, किस हिसाब से वहां पे एक प्रॉपर सेटअप था, एक सोशल कंस्ट्रक्ट ऐसा बना हुआ था कि आजकल की सोसाइटीज में इतने पास्ट में होके भी उनमें इतने डिफरेंशिएशंस देखने को मिलती थी। किस हिसाब से उन्होंने अपने मकान वेल सूटेड डिफाइनेड तरीके से क्रिएट किए थे, किस हिसाब से वो अपना ट्रेड क्रिएट करते थे। उनकी बहुत सारी मूवीज भी बनी है जैसे मोहनजोदारो। तो ये सारी चीजें हमें आहिस्ता आहिस्ता बनती गई और फिर एंथ्रोपोलॉजी का वजूद बनता गया। और एक समय ऐसा पहुंचा कि जब हम बोल रहे हैं कि नहीं, अभी हम पूरे डिटेल्ड फेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में पहुंच गए हैं, हमारे पास पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है और हमारे पास एक वेल वर्स्ड एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के कंटेक्स्ट से पढ़ पा रहे हैं। और यही चीजें हमें देखने को मिल रही है कि जब हम क्या कहते हैं फील्ड वर्क ट्रेडिशन की बात करते हैं, किस हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी में ये जो फील्ड वर्क है ये कैसा, हाउ इट्स बेसिकली एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस, कि कैसे हम लोगों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फील्ड वर्क एंथ्रोपोलॉजी का एक बैकबोन है। ये हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी एरिया में जाते हैं या हम जब भी हम एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए फील्ड ही हमारी लैब होती है। अगर हम किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट का नाम लें, जैसे केमिस्ट्री का नाम लें, जैसे ज़ूलॉजी का नाम लें, तो उन लोगों के लैब्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती है जहाँ पे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अपने वो केमिकल्स को यहाँ वहाँ मिला के कुछ ऐसी और ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन क्रिएट करते हैं। लेकिन हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या है, हम भी साइंटिफिक स्टडीज ही करते हैं। देखिए मैंने कल भी आप लोगों को बोला था कि हम वी आर ह्यूमनिस्टिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज एंड वी आर साइंटिफिक ऑफ द साइंसेस। हम साइंटिफिक भी बहुत ज्यादा है और हम अपने ह्यूमनिस्टिक भी बहुत ज्यादा है, तो हम दोनों चीजों को साथ में मिला के चलते हैं। तो जब दोनों चीजें हमारे साथ में है और लेकिन हम लैब्स क्रिएट नहीं करते। हाँ, बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स के लिए जब हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जब डीएनए एनालिसिस वगैरह उसके लिए तो फील्ड में करते हैं, लेकिन जब हम एक सोशल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ जाए या जब हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ जाए, वहां पे फील्ड वर्क का ट्रेडिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बिकॉज फील्ड वर्क हमारे लिए हमारी लैब है, हमारे जो लोग हैं वो हमारे सैंपल्स हैं, वो हमारी चीजें हैं जिनके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। इसलिए हमारे लिए एथिक्स का भी बहुत ज्यादा योगदान है। एथिक्स को हम कैसे ले लें, किस चीज को हम कैसे पढ़ें, किस हिसाब से पढ़ लें, वो हमारे लिए बहुत योगदान है, वो हमारे लिए बहुत ही क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो फील्ड वर्क ट्रेडिशन देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला कि किस हिसाब से हम फील्ड वर्क करते हैं, जबकि मेलिनोस्की ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझाई थी, जहां पे उसने समझाया था कि किस हिसाब से हम लोगों को पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के नाम से पढ़ने की कोशिश करें, जहां पे हम इंसान को एक और डिटेल्ड व्यू में पढ़ने की एक थिक डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश करें। देखिए अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहा हूं और मुझे उन एरियाज की सोशल कंस्ट्रक्ट्स को पढ़ना है, मुझे उन एरियाज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेके मैं जा रहा हूं, मुझे वो डेटा कलेक्ट करना है, मुझे उनके रिचुअल्स के बारे में बात करनी है, मुझे उनके कस्टम्स के बारे में बात करनी है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं इंटरव्यूज का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं ऑब्जर्वेशंस इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं या कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल कर सकता हूँ जिससे मैं वो डेटा एनालाइज या डेटा कलेक्ट करके सामने पेश करूँ। पहले तो दो अप्रोचेस होते हैं, एमिक और एपिक अप्रोच। एटिक अप्रोच से या एमिक अप्रोच और एटिक अप्रोच जो हमारे पास है, एक होता है इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव, जो कि अंदर वाला जो उस कम्युनिटी में बैठ रहा है वो आपको किस हिसाब से देख रहा है या वो अपनी इस चीज को कैसे देख रहा है, और दूसरा होता है आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, जो मैं यहाँ से जाके एज ए रिसर्चर वहां पे जाके सोसाइटी को पढ़ रहा हूँ, मेरे क्या नजरिए है उस चीज को समझने के लिए। देखो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइडर्स व्यू भी बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट है और आउटसाइडर्स व्यू भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। और इनसाइडर्स व्यू क्रिएट करने के लिए, वो अंदरूनी न्यूज क्रिएट करने के लिए, वो अंदरूनी चीज समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे क्या कहते हैं टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जर्वेशन में भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी, हमारे सेमी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या क्वाजी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास होती है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। पार्टिसिपेंट मीन्स मैं उस सोसाइटी में बैठ के डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस सोसाइटी का एक हिस्सा बन रहा हूँ, मैं उस सोसाइटी को अपनी एक फैमिली के जैसा देख रहा हूँ। अगर वहां पे कोई तकलीफ हो रही है तो वो तकलीफ मुझे भी होनी चाहिए। अगर वो किसी सिचुएशन के थ्रू गुजर रहे हैं तो वो सिचुएशन थ्रू मुझे भी होनी चाहिए। अगर वो अपने वो जो दर्द, वो जो फीलिंग आप गैन कर रहे हो, वो तब जाके नहीं आएगी जब तक आप उस सोसाइटी का एक हिस्सा नहीं बनोगे। और सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी भी तरीके से उस सोसाइटी में पहले बैठना है, उस सोसाइटी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसी टेक्निक है जहां पे हम लोगों को अपने ट्रस्ट वर्दी बना रहे हैं। मैं एक ट्रस्ट वर्दी इंसान हूं, आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। मैं ये जो चीजें आपसे पढ़ रहा हूं, इससे मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, या ना ही मैं आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर सकता हूं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो असल में जब आप मेलिनोस्की की बात करें, जब वो ट्यूबुलर आइलैंडर्स में थे, तो ही वाज नॉट एबल टू टॉक विद द गाइस, वो नहीं जान पाता था उनकी जुबान। तो आहिस्ता आहिस्ता उसने क्या किया, उसने समझाने की ये बहुत कोशिश की। उनकी उसने अपने टेक्स्ट में भी ये लिखा है कि जब हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं तो किसी भी सूरत में हमने चाहिए, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो उसकी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है, वो उसकी लोकल लैंग्वेज में ही बातों को समझने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या है कि जो वो दर्द है, वो फीलिंग है, वो जो इमोशंस है, वो हर एक चीज आप अच्छे से गैन कर पा रहे हो। अगर आप उसको दूसरी जुबान में समझने की कोशिश करो या ट्रांसलेटर लेके साथ चल रहे हो, तो आप उतने डिटेल के साथ वो सारी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे। या अगर आप इंटरव्यूज भी कर रहे हैं तो कभी कभार क्या होता है, एक होता है रियल सिचुएशन और एक होती है आइडियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन मींस जो रियल में हो रहा है। अगर मैं किसी इंसान से बोल रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए कि आप क्या हिरन को मारते हैं, तो वो बोलेगा नहीं, बिकॉज उसको अगर वो मारते भी होंगे रियल सिचुएशन में, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन ये क्रिएट कर रहा है नहीं, अगर मैं इसको हाँ बोलूंगा तो शायद ही मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। या कभी कभार मैं उसको बोलूंगा आप शेर को मारते हैं, तो रियल सिचुएशन में उसने कभी भी शेर को नहीं मारा होगा, वो रियल सिचुएशन है, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है कि हाँ मैंने शेर को मारा है, इसलिए वो मुझे बता रहा है ताकि उसके मेरे सामने एक जबरदस्त डीड बन जाए, एक मुझे उसका एक स्टेटस लगे कि ये बहुत जबरदस्त इंसान है जो शेर को भी मारता है। तो ये आप एक ऐसा एक कंसेप्चुअलाइज क्रिएट करते हो कि जब हम इंटरव्यूज करते हैं तो उतना ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आता है, जबकि हम उस फील्ड में, उस एरिया में जाके बैठ के सारी चीजों को डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश ना करें। और जब ये सारी चीजें हो जाती है तो जाके फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, फिर ऐसे कुछ क्रिएशंस हुई। तो फील्ड वर्क, इस फील्ड वर्क मेथड को बहुत सारे लोगों ने बोला कि यस वी शुड बेसिकली बी इन द फील्ड एंड वी शुड लर्न अबाउट द पीपल। तब जाके आहिस्ता आहिस्ता क्या होता, जब हम पहले पहले जब लोग गए थे, जब हम अभी इवोल्यूशन में ही थे एंथ्रोपोलॉजी के, तो लोग क्या करते थे, उनको हम आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते थे। ये आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो वाले लोग थे जो कि घर में बैठ के ही बाकी लोग जो कहीं पे गए हैं, अगर फॉर एग्जांपल मेरा कोई फ्रेंड दिल्ली गया है, मैं कभी नहीं गया हूं, दिल्ली से जब वो वापस आता है तो मैं उससे पूछ लेता हूँ आप मुझे बताइए दिल्ली में कैसे लोग रहते हैं, वो क्या खाना खाते हैं, उनके क्या कस्टम्स हैं। तो उससे मैं ये डेटा कलेक्ट करके किसी बुक में इस्तेमाल करता हूँ, या वो डेटा इस्तेमाल करके एनालाइज या कुछ थ्योरीज या कुछ करता हूं, तो उनको हम आर्म चेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब डिसिप्लिन बना, जब एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट बना, तो इसको क्रिटिक किया गया कि हमें ये किसी भी सूरत में फील्ड वर्क लेना चाहिए। तो तब जाके इंपॉर्टेंस देखी गई फील्ड वर्क की, ये इंसान खुद होना चाहिए उस फील्ड में, तब जाके वो एक एमिकोनेटिक अप्रोच क्रिएट कर सकता है, तब जाके वो एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर सकता है कि वो बता सकता है हाँ यहाँ पे ये किया है, ये जो कर रहे थे ऐसा कर रहे थे। बिकॉज किसी से सुनने में और खुद देखने में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। तो इसीलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता उन आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे जेम्स फ्रेजर वगैरह थे, उन लोगों को बहुत ही क्रिटिक किया गया कि आप ऐसे किसी भी सोसाइटी को नहीं बता सकते, नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता फील्ड वर्क ट्रेडिशन को बहुत ही ज्यादा योगदान में लिया गया, बोला गया कि फील्ड वर्क हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर इसी हिसाब से जब मैंने हिस्ट्री बताई कि किस हिसाब से फिर पहले लोगों ने दूर से ही पहले आहिस्ता आहिस्ता लोग करते थे, वहां से डेटा कलेक्ट, यहाँ से डेटा कलेक्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेलिनोस्की आए, फिर हमारे पास रेडक्लिफ ब्राउन आए, उन लोगों
लोगों ने स्टार्ट किया लोगों को पढ़ना, डायरेक्ट सोसाइटीज में जाके लोगों को पढ़ना, वहां पे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्रिएट करना, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर कुछ थ्योरीज, फंक्शनलिस्टिक थ्योरी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये सारी चीजें हमें समझाने की कोशिश की। और आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हुआ, एक डिफरेंट परसेप्शन क्रिएट हुआ एंथ्रोपोलॉजी में, कि जहां पे हम लोगों को डिटेल के साथ फील्ड वर्क टूल जो हम इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम फील्ड में जाके लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंस में आ गई। और आहिस्ता आहिस्ता जब हम फील्ड वर्क इन द 21st सेंचुरी की बात करते हैं, आजकल अगर आप देखोगे आजकल हम किस हिसाब से फील्ड वर्क करते हैं, हाँ आजकल भी हमारे पास आईसीटी टूल्स आए हैं, जहां पे हम जैसे स्केड्यूल्स हम बेचते हैं, आईसीटीज में बेचते हैं, लेकिन जो वो एक परसेप्शन था हमारी क्लासिकल अप्रोचेस का, कि हमें फील्ड में जाके फील्ड लोगों को पढ़ना चाहिए, एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, एक ठीक डिस्क्रिप्शन आपको क्रिएट करनी चाहिए लोगों के बारे में, वरना आप एथिकली करेक्ट नहीं हो सकते। तो ये भी इंपॉर्टेंस रखता है हमारी फील्ड वर्क में, सॉरी एंथ्रोपोलॉजी में, कि फील्ड वर्क का कितना योगदान इसमें आ चुका था। और आहिस्ता आहिस्ता एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी एथिक्स इन द फील्ड वर्क। एथिक्स का बहुत बड़ा योगदान है हमारी फील्ड में। एथिक्स जो है, एथिक्स हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है, जहां पे आप लोगों को किसी पर्टिकुलर फॉलो को करना है, किसी कुछ रूल्स को फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अब वो आपको बता रहा है कि मेरा नाम मत आप लीजिए, तो आप वो कंसेंट लेके बता रहे हैं कि ठीक है मैं आपका नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। या अगर आप फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो वो भी आपको देखना है। या अपने आप को आप इस हिसाब से फील्ड में नहीं जा सकते कि आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो लोगों को, आप लोगों को और ज्यादा तंग कर रहे हो या परेशान कर रहे हो, ये आपको नहीं करना चाहिए। या एट द सेम टाइम अगर आप वहां पे एज एन आउटसाइडर गए हो, तो आप लोगों को कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से उन फील्ड वाले लोगों को परेशानी हो जाए। देखिए, ये एथिक्स ऑफ फील्ड वर्क एक बहुत ही डिबेटेबल कंसेप्ट है। कभी कभार कोई कंसेप्ट ऐसा होता है जहां पे आपको एथिक्स को देख के ही चलना पड़ रहा है, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं जहां पे आपको कुछ कुछ चेंजेस लानी पड़ती है इस एथिकल कंसिडरेशंस में। या अगर आप बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखिए, एथिकल कमिटीज हमारे पास होती है। अगर आप बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कौन से वाले डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, कौन से वाले डेटा आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, कौन से वाले डेटा आप पब्लिश कर सकते हैं, कौन से वाले डेटा आप पब्लिश नहीं कर सकते हैं, कौन सा वाला डेटा आप कंसेंट लेके ले सकते हैं, और कौन सा वाला डेटा आप कंसेंट बिना कंसेंट के भी ले सकते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हम आप फील्ड में जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी, देखिए एथिकल कंसिडरेशन हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए बहुत योगदान रखती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को एज अ फील्ड में लेते हैं, और जब हम फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी को एक्सप्लोर तो नहीं कर रहे हो, आप किसी को एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हो, या आपकी वजह से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर वो काम कर रहे हो और आप उसको और परेशान कर रहे हो, तंग कर रहे हो, या उसको उस हिसाब से नहीं जी पा रहे हो, या आप उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें लिख रहे हो, सामने आप एक बोल रहे हो, पीछे उनके खिलाफ आप गलत लिख रहे हो, या जो आप सामने एथिकल कंसिडरेशंस लेके गए थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और बाद में फिर आप वो सारी चीजें फॉलो अप नहीं करते, तो ये सारी चीजें फिर एथिकल डोमेन्स में आती है, जहां पे हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि एथिक्स को फॉलो करते हुए ही जब हम फील्ड में जाए तो सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करें। ये था आज का हमारा टॉपिक, और आज के टॉपिक में हमने कोशिश की कि हम पढ़ें किस चीज के बारे में। हमने आज बात की कि हम क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में बात की, या डेवलपमेंट के बारे में बात की कि किस हिसाब से हिस्टोरिक कंसिडरेशंस हुई थी, डेवलपमेंट हुई थी एंथ्रोपोलॉजी की, और फिर हमने जानने की कोशिश की किस हिसाब से ये अमेरिकन सिनेरियोज में आया, किस हिसाब से ब्रिटिश सिनेरियोज में आया, फिर किस हिसाब से लोगों ने एवोल्यूशनाइज या सोशल थ्योरी को कंसेप्चुलाइज किया, आहिस्ता आहिस्ता किस हिसाब से एक डिसिप्लिन क्रिएट हुआ, और फिर यही डिसिप्लिन हम एंथ्रोपोलॉजी का देख सकते हैं फिर इंडिया में भी आया। और जब इंडिया में आया तो इंडियन कंटेक्स्ट में हमने देखा कि इंडियन कंटेक्स्ट में इसको और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश की गई, कुछ और डोमेन्स के साथ इस्तेमाल किया गया, कहीं कहीं पे इसको गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल किया, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल किया गया, कहीं कहीं पे एंथ्रोपोलॉजी को पहले पहले पे किया जाता था लोगों को पढ़ने के लिए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि फील्ड वर्क का कितना योगदान है हमारी फील्ड इस एंथ्रोपोलॉजी में। और जब ये फील्ड बन रहा था, ये सब्जेक्ट जब क्रिएट हो रहा था, तो किस हिसाब से मेलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इन लोगों ने इसमें योगदान किया, बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स के साथ इन लोगों ने समझने की कोशिश की कि हमें किस हिसाब से लोगों को पढ़ने की कोशिश चाहिए। तो फील्ड वर्क का कितना एक इंपॉर्टेंट सेक्टर बनता है एंथ्रोपोलॉजी का। तो हमें सिंपल से याद रखना चाहिए, जब हम एंथ्रोपोलॉजी कर रहे हैं तो वी आर डूइंग फील्ड वर्क। इट्स बेसिकली इट्स अ साइंस ऑफ रिसर्च, इट्स अ साइंस ऑफ फील्ड वर्क, जहां पे हम फील्ड वर्क के थ्रू ही सारे डेटा को कलेक्ट करके फिर लोगों के साथ या फिर पब्लिश या फिर उनके जो मोनोग्राफ्स क्रिएट करते हैं वो लोगों के साथ बैठ के पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज,
केस स्टडीज, ये सारी चीजें या सब चीजें हम पढ़ के डेटा को पब्लिश करते हैं या और एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज या लिटरेचर को और ज्यादा इजाफे में लेके आते हैं। और आजकल के जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस है वो है एथिकल कंसिडरेशंस, जो हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट को चाहिए कि और ज्यादा अच्छे से पढ़े और ज्यादा एथिकल कंसिडरेशंस को फॉलो करके ही लोगों को पढ़ने की कोशिश करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इस क्लास में आते हैं। थैंक यू एंड शुक्रिया।